हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक। स्टार हमास का आतंकी हमला और उसके बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई को देखें तो कई बातें स्पष्ट हो जाएंगी। पेट्रोलियम उत्पादों के दम पर समृद्ध हुए संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और सऊदी अरब जैसे पश्चिम एशियाई देशों को समझ आ रहा है कि तकनीक और ऊर्जा के नए स्रोतों के विकास से पेट्रोलियम आधारित ऊर्जा का भविष्य 15-20 वर्ष से अधिक नहीं रह गया है। अब हाइब्रिड और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का चलन बढ़ रहा है। ऐसे में इन देशों को अपनी आर्थिक शक्ति बनाए रखने के लिए नए सोच और नई तकनीक की आवश्यकता है। भारत के साथ प्रस्तावित आर्थिक गलियारा भी उसी रणनीति के अनुरूप है। इसी वास्तविकता को समझते हुए यूएई ने इजराइल से संबंध स्थापित किए। सऊदी अरब उस दिशा में आगे बढ़ रहा था। अमेरिकी मध्यस्थता से जॉर्डन में मुस्लिम देशों के साथ एक इब्राहिम समझौता होने भी जा रहा था। यह मुस्लिम जगत की बेहतरी के लिए एक समझदार पहल थी, मगर इजराइल पर हमास के आतंकी हमले ने पूरे हालात बदल दिए। सहज ही समझा जा सकता है कि इस योजना को रोकने के लिए इस्लामिक देशों की प्रतिद्वंदिता की भूमिका भी हो सकती है। सऊदी अरब और ईरान में टकराव जग जाहिर है। हमास और हिजबुल्लाह दोनों को ईरान और तुर्की का समर्थन है। यूएई और सऊदी अरब में उसे खतरनाक और कई मुस्लिम देशों में आतंकी संगठन माना जाता है। यह समझ आता है कि आर्थिक दृष्टि से अलग थलग पड़े मुस्लिम देशों का एक गुट सऊदी अरब और यूएई को यूरोप और इजराइल की मदद से शक्तिशाली एवं प्रभावशाली होने से रोकना चाहेगा। उसका एक ही तरीका था कि मुस्लिम देशों में एक कट्टरपंथी सोच को उभार कर यहूदी बनाम मुस्लिम के संघर्ष का रूप दे दिया जाए। इसमें वे कुछ सफल भी होते दिख रहे हैं। इसमें कौन किसका दुश्मन है और कौन दोस्त, यह समझना मुश्किल नहीं। स्वतंत्र फिलिस्तीन की सरकार के रूप में फिलिस्तीन मुक्त संगठन यानी पीएलओ मान्यता प्राप्त कर चुका था। हमास ने उसी के विरुद्ध संघर्ष शुरू किया और माना जाता है कि 1967 से 1984 तक इजराइल से दोस्ती बनाकर सहायता देता रहा। आज उसकी नज़र में इजराइल सबसे बड़ा दुश्मन है। हमास जिस पीएलओ का दुश्मन था,
वही आज उसके साथ है। 1981 में इराक का परमाणु रिएक्टर इजराइल ने ध्वस्त कर दिया था। यह माना जाता है कि उसके लिए ईरान ने मोसाद को खुफिया जानकारी उपलब्ध कराई थी, क्योंकि ईरान इराक में युद्ध चल रहा था और इराक का परमाणु शक्ति बनना ईरान के लिए खतरा था। आज ईरान इजराइल के विरुद्ध लड़ने की कसमें खा रहा है। तुर्की अमेरिका का खास दोस्त हुआ करता था, लेकिन आज वह ईरान के साथ है। पश्चिम एशिया के रास्ते से गुजरने वाला प्रस्तावित आर्थिक गलियारा चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के लिए खतरे की घंटी थी। तो जाहिर है कि बदला घटनाक्रम चीन के लिए भी फायदेमंद है। इजराइल हमास टकराव में चीन मुस्लिम हितों की दुहाई दे रहा है, जबकि यह वही चीन है जिसने अपने यहाँ उइगर मुसलमानों का निर्ममता से दमन किया है। स्पष्ट है कि अपनी राजनीतिक सुविधा के लिए कोई भी किसी के साथ हाथ मिला सकता है। आज मुस्लिम जगत के समक्ष दो विकल्प हैं। एक नई टेक्नोलॉजी लेकर पेट्रोलियम के अप्रासंगिक होने के बाद एक नए भविष्य की नई संभावनाओं के साथ खड़ी होना। दूसरा विकल्प है मध्ययुगीन मानसिकता के साथ आतंकी ताकतों का समर्थन करते हुए एक अनिश्चित अंधकारमय भविष्य की ओर जाना। इजराइल ने 75 वर्षों से खुद को एक विकसित देश बना लिया है। वह तकनीक में इतना आगे है कि पश्चिमी देशों को उसकी जरूरत पड़ती है। इजराइल के पास रेगिस्तान को हरा भरा करने की कृषि तकनीक से लेकर एंटी मिसाइल सिस्टम आयरन डोम तक है। दूसरी ओर हमास आज भी पानी की पाइप से रॉकेट बना रहा है। पढ़ाई के बजाय लड़ाई की मानसिकता से अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया, यमन और सोमालिया जैसे तमाम मुस्लिम देश किसी गैर मुस्लिम से नहीं बल्कि आपस में ही लड़कर बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम जगत को सोचना चाहिए कि वे पढ़ाई का विकल्प चुने या फिर लड़ाई का। मुस्लिम जगत के साथ ही भारत में भी जो हो रहा है वह नया नहीं है। भारत में कट्टरपंथी मुस्लिमों को ही मुस्लिम वोट का थोक विक्रेता बनाकर खतरनाक सेकुलर सियासत का खेल भी बहुत पुराना है। पश्चिम एशिया के ताज़ा घटनाक्रम का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, मगर उसे मजहबी आंच देकर सियासी रोटी सेंकने का पुराना खेल खेला जा रहा है। कश्मीर घाटी में पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वालों पर सख्ती न करना, राजीव गांधी के समय कांग्रेस का सद्दाम हुसैन की फोटो के साथ
प्रचार करना। इतना ही नहीं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की में खलीफा का पद समाप्त हो गया था, तो कांग्रेस का तुर्की के खलीफा को बहाल करने के लिए आंदोलन का भारत में समर्थन करने जैसी तुष्टीकरण के तमाम उदाहरण आपको मिल जाएंगे। उसी रणनीति के अनुसार आज कांग्रेस कार्य समिति की हमास की हमले पर चुप्पी तो स्वयंभू सेकुलर नेताओं का फिलिस्तीनी दूतावास जाना यही दर्शाता है। शरद पवार जैसे नेताओं को हमास से हमदर्दी जताने से भी गुरेज नहीं। इस प्रवृत्ति से ऐसे नेता देश को ही नहीं अपितु मुस्लिम समाज की छवि को भी नुकसान पहुंचाते हैं।